आज यूरोप में राष्ट्रवाद का चौथा वीडियो बनेगा, जो अंतिम वीडियो होगा, ठीक है। और इससे आपका पूरा चैप्टर फाइनल हो जाएगा पहला, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। फ्रांस में राष्ट्रवाद, इसके बाद इटली में राष्ट्रवाद, और उसके बाद जर्मनी में राष्ट्रवाद, ठीक है। जर्मनी और इटली का एकीकरण और फ्रांस का जो क्रांति है उसके बारे में पढ़ लिए हैं। आज अंतिम टॉपिक है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, यूनान नामक देश जो है, जो यूरोप में है, इसका नाम बदल करके अब ग्रीस कर दिया गया है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और ग्रीस की राजधानी यानी यूनान की राजधानी एथेंस है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जितने भी देश पढ़े हैं उसकी भी राजधानी जान लेते हैं। आज के समय में क्या है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इटली की राजधानी रोम है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी परीक्षा में कभी भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। तो संपूर्ण यूरोप की तरह जहां जहां नेपोलियन ने कब्जा किया था उनमें एक क्षेत्र यूनान भी था। यूनान में भी नेपोलियन ने कब्जा किया और वहां पर समान नागरिक संहिता लागू की, ठीक है। नेपोलियन द्वारा जब कब्जा किया गया तो वहां पर एक समान व्यवस्था लागू की गई, जिससे उनमें भी राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। और हम सभी जानते हैं कि जैसा नेपोलियन बोनापार्ट जब हार जाता है 1815 में, तो चीजें बिल्कुल वैसी कर दी जाती है जैसे पुरानी स्थिति में थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट जिस यूनान को जीता था, उसके जाने के बाद यूनान को पुनः तुर्की के हाथ में सौंप दिया गया, यानी तुर्की अधिपत्य था पहले वहां पर, तो तुर्कों को सौंप दिया गया, ठीक है। समान नागरिक संहिता समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब नेपोलियन है नहीं। तो नेपोलियन नहीं है तो समान नागरिक संहिता समाप्त, जिससे लोगों में काफी असंतोष आ गया। लोगों में असंतोष, लोग निराश हो गए। अब इस व्यवस्था से निराश हो गए और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपने देश के आज़ादी के लिए प्रयत्न करने शुरू कर दिए, ठीक है। तुर्की अधिपत्य में यूनान, अब जैसे ही फिर से तुर्की के हाथ में आता है यूनान, ठीक है, तुर्की के हाथ में यूनान फिर से आता है, तो यूनान का शोषण होना शुरू हो जाता है। यूनान में जितनी भी संसाधन है उसका मिसयूज करते हैं तुर्की वाले, यूनानियों को दबाया जाता है, उनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जिसके खिलाफ क्या शुरू होता है यूनान में, राष्ट्रवाद। अब शुरू होगा यूनान में क्रांति, विद्रोह, ठीक है। अब यूनानी गृह युद्ध एवं तुर्की के खिलाफ विद्रोह, इसमें हम मेजर 2 पॉइंट जानेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना, और एग्जाम के बेसिस से पढ़ रहे हैं। एग्जाम में अगर आप बैठ गए हैं तो जो बता रहे हैं वही आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना कम ही पढ़ा रहे हैं लेकिन वही चीज आएगा, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला चीज है, एक आदमी था अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी, ठीक है। इसके नेतृत्व में 1821 में, याद रखिएगा 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी पहली बार तुर्कियों के खिलाफ विद्रोह करते हैं यूनान में, ठीक है। और पूछ देगा ये अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी कौन था, तो यह एक राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ा आदमी था, जिस संगठन का नाम था हितेरिया फिलाइक, हितेरिया फिलाइक, ठीक है। इस संगठन से अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी जुड़े थे और 1821 में पहली बार विद्रोह किए और यूनान को स्वतंत्र कराने का प्रयास किए, ठीक है। इसके बाद यूनान को क्या, यूनान में गृह युद्ध, यूनानी लोग अपने अधिकार के लिए साफ बन जाते हैं, कहते हैं नहीं अब हम रहेंगे या फिर तुर्की रहेगा, और काफी ज्यादा घमासान युद्ध होता है तुर्की और यूनान के बीच। अब इस बीच में क्या होता है कि यूरोप के अन्य देशों को कूदना पड़ता है, क्योंकि काफी ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, रूस आता है, ये सब समझाते हैं यूनानियों को, तुर्कियों को कि तुम ऐसा करो, ऐसे देश की स्थिति खराब होती जाएगी, ठीक है। अब समझाने के लिए आते हैं तो अंततः तुर्की समझ जाता है, कहता है कि चलो हम यूनान को स्वायत्तता दे देते हैं, यूनान को स्वायत्तता।
कब दिया गया? तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। एड्रियानोपुल की संधि, इस संधि के द्वारा यूनान को स्वायत्तता मिला। स्वायत्तता का अर्थ क्या है? स्वायत्तता का अर्थ यही हुआ कि आप अंदर अपने देश में जो संगठन बनाना है, जो काम करना है करिए, लेकिन असली अधिकार अभी भी यूनान पर किसका होगा? तुर्की का होगा। यानी कि पूर्ण आजादी अभी भी तुर्की को नहीं मिली है। तो एड्रियानोपुल की संधि का विरोध करते हुए, उसको न मानते हुए यूनानियों ने अपना आंदोलन आगे जारी रखा। उन्होंने कहा कि हमको ये स्वायत्तता नहीं चाहिए, हमको अपना पूर्ण आजादी चाहिए, अपना पूरा देश चाहिए हमको, ठीक है। और अपने आप अपने को क्या करते हैं? विद्रोह में झोंक दिए, कहते हैं अब हम ही आजाद होंगे या फिर तुर्की खत्म होगा, ठीक है। इस युद्ध में तुर्की की हालत काफी पहले से ज्यादा कमजोर होती गई, ठीक है। अब यूनानियों को अंततः 1831 में, यूनानियों को अंततः 1831 में ऐसा लगा कि अब वो जीत जाएंगे, क्योंकि विद्रोह को काफी ज्यादा सुदृढ़ कर चुके थे। और 1831-32 तक पूरा यूनान स्वतंत्र हो गया, पूरा यूनान स्वतंत्र हो गया। और अंततः तुर्की को क्या करना पड़ा? यूनानियों को आज़ादी देनी पड़ी, ठीक है। और इस दौरान तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। यूरोप का मरीज, ठीक है। तो आपसे पूछ देता है एग्जाम में, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट आए, उनके जाने के बाद यूनान की स्थिति फिर खराब हो गई, उनमें राष्ट्रवादी भावना आई, उन्होंने आंदोलन करने शुरू किए, ठीक है। उसके बाद क्रांति विद्रोह होता है, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी आते हैं, वो पहली बार विद्रोह करते हैं। हितेरिया फिलाइक संगठन विद्रोह में आ जाती है, उनकी संगठन। उसके बाद यूनानी अंततः 1829 के एड्रियानोपुल की संधि द्वारा उन्हें स्वायत्तता तो मिलती है, लेकिन अंततः वह अपने पूर्ण आज़ादी के लिए लड़ते हैं और अंततः 1831-32 तक पूर्ण रूप से आजाद हो जाते हैं। और स्वतंत्र यूनान के प्रथम सम्राट बेवेरिया के शासक ओट्टो को बनाया गया। बेवेरिया के शासक ओट्टो को बनाया गया। उस जगह ये स्वतंत्र यूनान का पहला सम्राट किसको बनाया गया? तो बेवेरिया के शासक ओट्टो को, ठीक है। अब 3 देश और हैं जिनके बारे में बहुत सारा पूछता है, 1 नंबर में 100% पूछेगा आपसे, ठीक है। पहला देश है हंगरी, इसके बारे में पूछेगा इसकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है। इसकी राजधानी थी वुडापेस्ट। नाम थोड़ा टेढ़ा है इसीलिए क्वेश्चन पूछ देता है। हंगरी की राजधानी वुडापेस्ट। यह किस देश का गुलाम था? तो यह था ऑस्ट्रिया का गुलाम, ठीक है। ऑस्ट्रिया इस पर अधिकार किया था, ठीक है। और इसको हंगरी को आज़ादी कब मिली? तो हंगरी को आज़ादी मिली वर्ष 1919 ईस्वी में आज़ादी मिली, ठीक है। अब अगला देश है बोहेमिया, ठीक है। बोहेमिया आज ऐसा कोई देश नहीं है, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। वर्तमान नाम इसका वर्तमान नाम है चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया जो है ये इसका वर्तमान नाम है, ठीक है। और बोहेमिया, चूंकि हमारा जब किताब टेक्स्ट बुक रेडी हुआ तो उस समय नाम यही था, तो इसलिए नाम यही पढ़ाया, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। बोहेमिया किसका गुलाम था? तो ये भी ऑस्ट्रिया का ही था, ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। और कब आज़ाद हुआ? तो ये 1919 में ही आज़ाद हो गया, ठीक है। अंतिम, और हाँ, बोहेमिया की राजधानी पूछ देगा तो बता देंगे पराग। पराग इसकी क्या थी? राजधानी थी, कैपिटल है, कैपिटल, ठीक है। बोहेमिया की राजधानी पराग। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का। बोहेमिया पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का, ठीक है। और बोहेमिया और हंगरी दोनों कब आजाद हुए? 1919 में। आजादी के नेता के बारे में पूछता है तो हंगरी के आजादी के 2 नेता थे, एक थे कोसुथ और दूसरे नेता थे फ्रांसिस डिक, फ्रांसिस डिक, ठीक है। इसके बाद पोलैंड, ठीक है। पोलैंड पर रूस का कब्जा था, ठीक है। और पोलैंड की राजधानी कोई पूछ देगा, राजधानी, तो पोलैंड की राजधानी वारसा,
ठीक है। और लास्ट पूछेगा कि पोलैंड कब आज़ाद हुआ, तो 1956 में। बहुत सारा समय लग गया इसको। आज़ादी कब मिली? 1956 में। राजधानी वारसा। किस देश का कंट्रोल था? रूस का। ठीक है, तो इन तीनों देश से इतना ही पूछेगा, इससे आउट ही कुछ नहीं पूछेगा। और ये चैप्टर आज क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।